हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी इस फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पार्ट 3 के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो हमने पिछले 2 पार्ट में इस चैप्टर में ये देखा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होती है एंडोजेनिक प्रोसेसेस, क्या होती है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, और पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा कि विदरिंग क्या होती है, विदरिंग के टाइप्स क्या होते हैं, फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल विदरिंग, और विदरिंग के इफेक्ट्स और सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो आइए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं मास मूवमेंट्स के साथ। मास मूवमेंट्स, these movements transfer the mass of rock debris down the slopes under the direct influence of gravity. Okay, मास मूवमेंट है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि मास ऑफ रॉक को क्या करा जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटी का रोल जो है वो मास मूवमेंट में सबसे ज्यादा है। तो दैट मीन्स एयर, वाटर और आइस डू नॉट कैरी द डेब्रिस विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। समझ गए? यानी कि जो एयर, वाटर और आइस है वो अपने साथ डेब्रिस को कैरी नहीं करता है, बल्कि जो डेब्रिस है वो अपने साथ एयर, वाटर और आइस को लेके जाता है। द मूवमेंट्स ऑफ मास मे रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड। जो मूवमेंट है वो स्लो भी हो सकता है, वो रैपिड भी हो सकता है, अफेक्टिंग शैलो टू डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल एंड इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट है, जैसे कि आपका क्रीप मूवमेंट है, फ्लो है, स्लाइड है या फिर फॉल है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं, रैपिड भी हो सकते हैं, और इफेक्टिंग दी ये शैलो कॉलम्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं और डीप कॉलम्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। और ये मूवमेंट किस तरीके के हो सकते हैं? क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। ओके, आगे देखते हैं। ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर। हमें पता है कि जो ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, वो हमेशा होगा ही होगा। बोथ बेडरॉक एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ विदरिंग। तो आपका ग्रेविटी जो है वो हर तरीके के मैटर्स में इफेक्ट करता है, फोर्स लगाता है, चाहे वो बेडरॉक हो चाहे वो प्रोडक्ट्स ऑफ विदरिंग हो। सो विदरिंग इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। विदरिंग जो है, मैंने आपको कल भी बताया था कि विदरिंग एड करती है, एड करना या हेल्प करती है, लेकिन विदरिंग इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। इसका मतलब है कि मास मूवमेंट होने के लिए विदरिंग का होना जरूरी नहीं है, प्रीरिक्विजिट नहीं है, लेकिन विदरिंग अगर है तो वो मास मूवमेंट में क्या करेगी? एड करेगी, दो इट एड्स मास मूवमेंट। ये हम पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं। आगे देखिए, मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर विदर्ड स्लोप्स रादर देन ओवर अनविदर्ड मटेरियल्स। तो इसी का मतलब ये है कि अगर कोई स्लोप विदर्ड है, यानी कि विदर्ड है मतलब यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंटल स्टेट्स में, क्लैस्ट्रिक स्टेट में क्या हो चुके हैं? विदर डाउन हो चुके हैं। तो वहां पर मास मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा एक्टिव होगा। इसका मतलब आप फिर से समझ लीजिए कि मास मूवमेंट के लिए विदरिंग एक एड है, विदरिंग उसको हेल्प कर रही है, जबकि विदरिंग एक प्रीरिक्विजिट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड करंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। फिर से बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए कि मास मूवमेंट जो है वो ग्रेविटी के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। मतलब जो फोर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। समझ लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे ज्यादा जरूरी है, और कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स और करंट जो है वो मास मूवमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। दैट मीन्स मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन, दो देयर इज अ शिफ्ट दैट इज एडेड बाय ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो समझ लीजिए मास मूवमेंट जो है वो इरोजन के अंडर नहीं आता है। इरोजन क्या है अभी हम आगे देखेंगे। ध्यान रखिएगा, मास मूवमेंट और इरोजन जो है वो दोनों एकदम सेपरेट प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है। मटेरियल्स ओवर द स्लोप्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्सेस एंड विल यील्ड ओनली व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन द शीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल्स। इस बात को आप ऐसे समझिए कि कोई चीज है जिसको हमें कुछ बल लगाने की जरूरत है, कुछ फोर्स लगाने की जरूरत है, तभी जाके वो चीज क्या होगी?
मूव करेगी, ठीक है, मूव करेगी। अगर हम उस पर उतना फोर्स या उतना बल नहीं लगा रहे हैं तो वो चीज मूव नहीं करेगी, ठीक है। इसको आप बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर हम किसी चीज को मूव कराने के लिए हमें कुछ पर्याप्त मात्रा में बल चाहिए, कुछ सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स चाहिए, अगर हम उतना फोर्स उस पर नहीं लगा रहे हैं तो वो चीज मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि विल यील्ड ओनली व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन द शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो जब तक आपका जो फोर्स है वो शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल से ज्यादा नहीं होगा तब तक वो मटेरियल यील्ड नहीं करेगा, मतलब वो फ्रैक्चर नहीं होगा और वो मूव नहीं करेगा। वीक कंसोलिडेटेड मटेरियल्स, थिनली बेडेड रॉक्स, फॉल्ट्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, वर्टिकल क्लिफ्स और स्टीप स्लोप्स, abundant precipitation and torrential rains and scarcity of vegetation etc. favor the mass movement। बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स के नाम दिए गए हैं जो मास मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या क्या है देख लीजिए। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल का मतलब है जो मटेरियल आपस में कंसोलिडेटेड नहीं है, मतलब अलग अलग है। अगर वो अलग अलग है, छोटे छोटे पार्ट्स में है, तो उनको मूव कराना बहुत ज्यादा आसान है। थिनली बेडेड रॉक्स, अब अगर बेड रॉक जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, थिक होगा, तो उसको मूव कराना मुश्किल है, लेकिन अगर वो थिन है तो उसको मूव कराना आसान है। फॉल्ट्स, फॉल्ट्स में आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि फॉल्ट्स क्या होता है। स्टीपली डिपिंग बेड्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स मतलब जिनका स्लोप ज्यादा होता है। वर्टिकल क्लिफ्स, वर्टिकल क्लिफ्स मतलब जिनको हम बोलते हैं चट्टान, खड़ी चट्टानें जो होती हैं उनको। स्टीप स्लोप्स, ठीक है। अबंडेंट प्रेसिपिटेशन, अबंडेंट प्रेसिपिटेशन मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रेसिपिटेशन का मतलब आप समझ के चलिए बारिश, ज्यादा बारिश हो रही है, टॉरेंशियल रेन्स हो रहे हैं, या स्कैरसिटी ऑफ वेजिटेशन हो रही है। स्कैरसिटी ऑफ वेजिटेशन का मतलब है किसी जमीन पर अगर खेती कम है, वेजिटेशन कम है, तो वहां से मूवमेंट कराना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा खेती होगी, जितनी ज्यादा फसलें होंगी, वो मिट्टी को उतनी ज्यादा पकड़ के रखेगी। दे विल होल्ड द सॉइल मोर टाइट, ओके। तो जितनी ज्यादा कम होगी, लेस इज द वेजिटेशन, स्कैरसिटी इज द वेजिटेशन, मोर विल बी द मास मूवमेंट। तो ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मास मूवमेंट को फेवर करते हैं। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच फेवर्स द मास मूवमेंट। आगे देखते हैं कुछ एक्टिविटीज, एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रिसीड द मास मूवमेंट। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मास मूवमेंट को प्रिसीड करती हैं, यानी कि मास मूवमेंट बाद में होगा, पहले ही एक्टिविटीज होंगी। देखिए क्या है। They are removal of support from below to materials above through natural और artificial means। बहुत सिंपल है समझने के लिए। अगर किसी भी चीज में नीचे से कोई सपोर्ट है तो जब तक वो सपोर्ट नहीं हटेगा तब तक वो मटेरियल मूव नहीं करेगा। तो रिमूवल ऑफ सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा है इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स। अगर जितनी ज्यादा आपकी स्लोप की हाइट होगी उतना ज्यादा मास मूवमेंट होगा। ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटीरियल्स नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग। अगर जितना ज्यादा ओवरलोड होगा मास मूवमेंट उतना आसान होगा। ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटीरियल्स, ठीक है। अगर ओवरलोडिंग आपकी हैवी रेनफॉल की वजह से भी हो रही है, सैचुरेशन की वजह से हो रही है, या स्लोप मटीरियल्स के लुब्रिकेशन की वजह से हो रही है, तो भी आपका क्या होगा, मास मूवमेंट ज्यादा हो सकता है। या ये सारी चीजें क्या है, मास मूवमेंट से पहले होंगी। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, तो वहां से क्या होगा, मटेरियल या लोड का रिमूवल होगा। अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन्स और मशीनरी। अगर आपका अर्थक्वेक आया हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, या वहां पर किसी मशीनरी का यूज किया गया है, तो उससे भी क्या होगा, मास मूवमेंट हो सकता है। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, नेचुरल सीपेज का मतलब होता है कि कितना, जैसे मान लीजिए आपकी कोई मिट्टी है, उसमें कितना पानी या कोई फ्लूइड कितना ज्यादा नेचुरली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है कि उसके थ्रू कितना पास कर सकता है, दैट इज एक्सेसिव। अगर वो एक्सेसिव है तो भी आपका मास मूवमेंट आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट है हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स लीडिंग टू स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप्स और रिवर बैंक्स। अगर आपके लेक्स, रिजर्वॉयर या रिवर से हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर है, यानी कि वहां से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है स्लोप्स के थ्रू, रिवर बैंक्स के थ्रू, वहां से क्या होगा, आपका मास मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर नेचुरल वेजिटेशन को आप
इनडिस्क्रिमिनेटली रिमूव कर रहे हैं तो भी क्या होगा, मास मूवमेंट ज्यादा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो प्रिसीड करती हैं मास मूवमेंट को। अगर ये सारी एक्टिविटीज पहले हो चुकी हैं तो मास मूवमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा या एक्सेसिव मात्रा में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हीव। हीव का मतलब होता है हीव और हीविंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रोस्ट ग्रोथ एंड कॉजेज फ्लो एंड स्लाइड आर 3 फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। हीव का मतलब है कि आपका एक चट्टान सी बनना, चट्टान सी मतलब कहीं पर अगर इकट्ठा हो रही है उसको बोला जाता है हीव। ओके, फ्लो का मतलब है मूवमेंट, स्लाइड का मतलब है खिसकना। फ्लो का मतलब होता है एक तरीके से बहना, स्लाइड का मतलब होता है खिसकना। ओके, आर 3 फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स, ये 3 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं जो हम मास मूवमेंट पढ़ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं लैंडस्लाइड। देखिए लैंडस्लाइड क्या होता है। दीज आर रिलेटिवली रैपिड एंड परसेप्टेबल मूवमेंट्स। रैपिड मतलब ये तेज होते हैं और परसेप्टेबल का मतलब है कि इनको हम परसेप्ट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि हाँ, हमें पता लग जाएगा कि हाँ लैंडस्लाइड हो रहा है। द मटीरियल्स इन्वॉल्व्ड आर रिलेटिवली ड्राई। जो मटेरियल्स होते हैं वो जनरली ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द डिटैच्ड मास डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक, द डिग्री ऑफ विदरिंग एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। जो आपके जो मटेरियल रिमूव हो रहा है उनका जो साइज और शेप है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक पे, डिग्री ऑफ विदरिंग पे कि कितना ज्यादा वो विदर हुआ है, और स्टीपनेस ऑफ द स्लोप पे। आगे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी। तो लैंडस्लाइड भी आपके बहुत सारे टाइप का होता है, ये शायद आपने पहले अगर नहीं सुना होगा, अगर आप ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि हमेशा हम देखते आए हैं लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड को हिंदी में बोला जाता है भूस्खलन, भूस्खलन हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अलग अलग टाइप का होता है। अब हम जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इतने डीप में जाके पढ़ रहे हैं, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तब हमें पता लग रहा है कि भूस्खलन के भी प्रकार होते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड्स एज वेल। तो दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ओके, और एनी अदर हाई लेवल एग्जामिनेशन। अगर आप सफल नहीं भी होते हैं तब भी आप एक अच्छे बेहतर इंसान के रूप में बाहर निकलते हैं, आपको एक अच्छा नॉलेज गेन होता है, ठीक है। लेकिन आप जरूर अगर हमारे साथ बने रहेंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे, तो ये दिन नहीं आएगा कि आप नहीं निकलेंगे, आप जरूर निकलेंगे। मेहनत करते रहिए। चलिए आगे बढ़िए। स्लम्प इज अ स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस विद अ बैकवर्ड रोटेशन with respect to the slope over which the movement takes place। आइए इसको फिगर की मदद से समझते हैं। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, अगर ये आपकी इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्लोप है, अगर स्लोप पहले इस तरीके का था, अब क्या हो रहा है कि ये स्लम्प कर रहा है। स्लम्प का मतलब है स्लिपिंग, ओके, स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस। अब ये स्लिप किस तरीके से कर रहा है, बैकवर्ड रोटेशन। बैकवर्ड रोटेशन मतलब देखिए ये चीज जो है, ये जो यहाँ पर था ये नीचे को तो आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये स्लिप कर रहा है, लेकिन ये बैकवर्ड रोटेशन में स्लिप कर रहा है, मतलब ये इस तरीके से रोटेट कर रही है चीजें और ये फिर स्लिप कर रही है। समझ गए, ये सीधे सीधे ऐसे नीचे को नहीं जा रही है, ये ऐसे करके बैकवर्ड इनमें रोटेशन हो रहा है और ये फिर नीचे को जा रही है। तो दिस इज नोन एज योर स्लम्प, याद रखेंगे। ओके, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास इज नोन एज डेब्रिस स्लाइड, ठीक है। अगर बैकवर्ड रोटेशन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा स्लम्प, अगर बैकवर्ड रोटेशन नहीं हो रहा है तो उसको सिंपली बोला जाएगा डेब्रिस स्लाइड, ठीक है। आगे देखिए, डेब्रिस फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्रिस फ्रॉम द वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस। तो डेब्रिस स्लाइड अलग है, डेब्रिस फॉल अलग है। डेब्रिस फॉल का मतलब है कि अगर फ्री फॉल ऑफ द अर्थ डेब्रिस हो रहा है, फ्री फॉल का मतलब है कि वो सीधे के सीधे गिर रहा है। ये जो स्लम्प है या डेब्रिस स्लाइड है, इसमें क्या हो रहा है कि स्लाइडिंग हो रही है, यानी कि ये खिसक रहे हैं। लेकिन डेब्रिस फॉल का मतलब है फ्री फॉल ऑफ द अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी कोई इस तरीके की चट्टान है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी कोई इस तरीके की चट्टान है और यहाँ का इसका मान लीजिए ये वाला पार्ट टूटता है और ये सीधे अगर नीचे गिर जाता है ऐसे करके, फ्री फॉल इसका होता है, तो इसको बोला जाएगा डेब्रिस फॉल। वेयरएज अगर यहाँ का कोई पार्ट टूट रहा है और वो यहाँ से खिसक के ऐसे करके नीचे को जा रहा है स्लाइड करके, तो इसको बोला जाएगा, अगर वो सिंपल जा रहा है तो उसको बोला जाएगा डेब्रिस स्लाइड, और अगर वो बैकवर्ड रोटेशन के साथ जा रहा है, अगर वो इस तरीके के बैकवर्ड रोटेशन के साथ जा रहा है तो उसको बोला जाएगा स्लम्प। तो इनमें डिफरेंस को याद रखिएगा। फिर इसमें आगे लिखा है, देखिए, स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग
जॉइंट और फॉल्ट सरफेसेस इज रॉक स्लाइड। अगर इंडिविजुअल रॉक स्लाइड कर रहा है तो उसको बोला जाएगा रॉक स्लाइड। ठीक है, आगे देखिए, ओवर स्टीप स्लोप्स रॉक स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। स्टीप स्लोप्स में जो रॉक स्लाइड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं और डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको आगे ये फिगर में दिखाया गया है, शोज द लैंडस्लाइड स्कैर्स ओवर स्टीप स्लोप्स। तो देखिए किस तरीके से इस पर लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स है, तो इन पर क्या होगा कि यहाँ ऊपर से कोई भी अगर लैंडस्लाइड होगा तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, वो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स हैं तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। आगे लिखा है देखिए, स्लाइड्स अकर एज प्लेनर फेलियर्स अलोंग डिसकंटिन्यूटीज लाइक बेडिंग प्लेन्स दैट डिप स्टीपली। ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपके जो बेडिंग प्लेन्स हैं वो स्टीप होंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जो स्लाइड्स हैं वो किस तरीके से होंगी, प्लेनर फेलियर्स के थ्रू होंगी अलोंग द डिसकंटिन्यूटीज। ओके, रॉक फॉल इज फ्री फॉल। देखिए फिर से लिखा हुआ है, रॉक फॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप। ठीक है, रॉक फॉल कहो या रॉक स्लाइड आप कहो, वो एक ही चीज है कि अगर आपका रॉक जो है वो सिंपली फॉल कर रहा है, रॉक फॉल्स अकर फ्रॉम द superficial layers of rock face, an occurrence that distinguishes it from rock slide which affects materials up to a substantial depth. बेसिकली होता दोनों में ही रॉक का फॉल है, लेकिन रॉक फॉल और रॉक स्लाइड में अंतर क्या है, रॉक फॉल के केस में सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स यानी कि सिर्फ ऊपर की लेयर्स में से मटेरियल गिर रहा है, लेकिन रॉक स्लाइड में क्या है कि वो एक सब्सटेंशियल डेप्थ तक का मटेरियल उसमें फॉल कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, इन आवर कंट्री डेब्रिस एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन द हिमालय। ये हमें पता है कि हमारी कंट्री में जो डेब्रिस एवलांचेस हैं, जिसको हम बेसिकली अगर देखें हिमालय साइड में तो उसको हम हिमस्खलन बोलते हैं, और लैंडस्लाइड जो भूस्खलन है वो बहुत ज्यादा होते हैं कहाँ पर, हिमालय में। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव। तो मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक एक ऐसा प्री एक्टिविटी है जिससे मास मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो अगर हिमालयाज टेक्टोनिकली एक्टिव है तो वहां पर क्या होगा कि अर्थक्वेक ज्यादा आएगा, और अर्थक्वेक ज्यादा आएगा तो उससे मास मूवमेंट ज्यादा होगा। दूसरा रीजन ये है कि दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपको पता है कि ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हल्के होते हैं। हल्के इन द सेंस कि ये बहुत ज्यादा बाउंड नहीं होते आपस में, ये बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि चौक में आपको देखा होगा आप हाथ से चौक को तोड़ सकते हैं। ओके, लाइमस्टोन, चूना जिसको बोलते हैं, उसको भी आप हाथ से तोड़ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के रॉक से बने हुए हैं, एंड अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, और जो स्लोप्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हिमालयास में तो डेब्रिस एवलांचेस और लैंडस्लाइड जो है वो जो अकर हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली है, और उनके रीजन ये है कि एक तो वो टेक्टोनिकली एक्टिव है, दूसरे वो सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं जिसमें अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं, और उनके जो स्लोप्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, स्टीप है। लेकिन अगर हम हिमालयास से कंपेरिजन करें, कंपेयर टू द हिमालयास, जो नीलगिरीज के पहाड़ है, जो नीलगिरी पर्वत है, जो बॉर्डर कर रहे हैं कहां पर है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड वेस्टर्न घाट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट आर रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल एंड आर मोस्टली मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स, बट स्टिल डेब्रिस एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अकर दो नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज इन द हिमालयास इन दीज हिल्स। व्हाई? अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने हिमालयास में बताया कि ये चीजें जो डेब्रिस एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती हैं। उनके रीजन बता दिए कि वो टेक्टोनिकली एक्टिव है और वो सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं जिनमें अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं, और स्टीप स्लोप्स जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम हिमालय से कंपैरिजन करें अपने नीलगिरी के पहाड़ों का, जो नीलगिरी के पहाड़ कहाँ पर है, जो आपकी बाउंड्रीज में है, जो बॉर्डर में है किसके, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और वेस्टर्न घाट्स के। बेसिकली ये जो पहाड़ वगैरह हैं ये हम बाकी बाद में अपने ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में या फिजिकल ज्योग्राफी के थ्रू, जब हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पर हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो नीलगिरी के पहाड़ हैं वो टेक्टोनिकली स्टेबल है, यानी कि वहां पर अर्थक्वेक जोन उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और वो बहुत हार्ड रॉक्स के बने हुए हैं, लेकिन वहां पर फिर भी जो डेब्रिस एवलांचेस हैं और लैंडस्लाइड्स हैं वो होते हैं। इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते जितने हिमालयास में होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। तो इनका रीजन क्या है? अब देखिए यहाँ पर इसका रीजन दिया गया है
कि many slopes are steeper with almost vertical cliffs and escarpments in the western Ghats and Nilgiris। यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स के जो पहाड़ हैं उनकी चट्टाने जो है वो लगभग बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी चट्टाने जो है वो एकदम वर्टिकल है, तो इसलिए हो सकता है। दूसरा रीजन दिया गया है कि मैकेनिकल विदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड रेंजेस इज प्रोनाउंस्ड। जो मैकेनिकल विदरिंग हो रही है, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ी कि मैकेनिकल विदरिंग में जो हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे एक्सफोलिएशन डोम्स और एक्सफोलिएशन टॉर्स वगैरह बनते हैं, कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, जो रिलीज ऑफ प्रेशर होता है, वो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ज्यादा है। तीसरा रीजन ये दिया गया है कि दे रिसीव हैवी अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल ओवर शॉर्ट पीरियड्स। तो वहां पर क्या है कि जो बारिश है वो भी बहुत ज्यादा होती है और कम ड्यूरेशन में होती है, यानी कि आप कहो कि 1-2 महीने में ही बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो देयर इज ऑलमोस्ट डायरेक्ट रॉकफॉल quite frequently in these places along with landslides and debris avalanches। तो नीलगिरी के पहाड़ों में आप कह सकते हैं कि डेब्रिस एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स के साथ साथ डायरेक्ट रॉकफॉल भी होता है। और उसके रीजन यही है कि एक तो वहां की जो चट्टाने हैं वो बहुत ज्यादा वर्टिकल है, दूसरा वहां पर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मैकेनिकल विदरिंग ज्यादा होती है, और तीसरी वहां पर यह है कि वहां पर एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में या बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप इससे देख सकते हैं, आप इससे एक चीज समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस, बट द थिंग इज कि आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करनी है और किस तरीके से चीजें आपको समझनी है। एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बुक है, और खासकर अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत बढ़िया बुक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। बस ये चीज है कि आपको इसको समझ में आना चाहिए, आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के चलना है, आप इसमें से कुछ भी इधर उधर छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया मास मूवमेंट। अब हम आगे देखते हैं इरोजन कि क्या है। देखिए इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। इरोजन में भी यही है, जिस तरीके से आपने मास मूवमेंट में देखा उसमें भी यही है, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। When massive rocks break into smaller fragments through weathering and any other process, erosional geomorphic agents like running water, groundwater, glaciers, wind and waves remove and transport it to other places depending upon the dynamics of each of these agents। अब देखिए यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि मास मूवमेंट में भी तो यही हो रहा था, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, और इरोजन में भी यही हो रहा है। लेकिन अंतर क्या है, हमने बताया कि मास मूवमेंट के लिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, वो एक मेजर फोर्स है, उसके लिए ये एक्सटर्नल जियोमॉर्फिक एजेंट्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि रनिंग वाटर, एयर, विंड, इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इरोजन है उसमें बेसिकली यही है कि पहली चीज है कि अगर विदर्ड मटेरियल होगा उसको जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, जैसे कि आपके रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, उनको मूव कराएंगे या ट्रांसपोर्ट कराएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द डायनामिक्स ऑफ दीज एजेंट्स। यानी कि इनमें से कौन सा एजेंट्स कितना ज्यादा एक्टिव है, कितना ज्यादा डायनामिक है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड मास मूवमेंट। इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से हमसे पूछ लीजिए। ओके, कमेंट सेक्शन में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो। लेकिन आई थिंक मैंने जितने डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन किया है शायद समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं, एब्रेशन बाय रॉक डेब्रिस कैरीड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट्स आल्सो एड ग्रेटली इन इरोजन। ठीक है, तो जो आपके रॉक डेब्रिस का जो एब्रेशन है, एब्रेशन एक बेसिकली एक तरीके का आप कह सकते हो एक तरीके का फेलियर है कि जो आपके रॉक डेब्रिस हैं वो फेल हो रहे हैं। बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट्स आल्सो ग्रेटली एड इन इरोजन। बाय इरोजन योर रिलीफ डिग्रेड्स, दैट इज द लैंडस्केप इज वॉर्न डाउन। ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर मान लीजिए कोई इस तरीके का पहाड़ है, इसके ऊपर का पार्ट विदर डाउन होकर आपका इरोड करता है, तो इसका क्या होगा, जो रिलीफ फीचर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। ओके, या फिर आप कह सकते हो कोई बेडेड बेड रॉक है, वहां से अगर कोई चीज आपकी विदर डाउन हो गई है, वहां से अगर कोई विंड या रनिंग वाटर जाता है तो वो इस पार्ट को उठाकर इधर ले जा लेगा। ठीक है, तो यहाँ का लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से लैंडस्केप इज वॉर्न डाउन। दैट मीन्स दो withering aids erosion, it is not a precondition for erosion to take place। फिर से वही बात है कि withering जो है वो erosion में भी aid करती है या help करती है, लेकिन वो उसकी prerequisite या precondition नहीं है। withering, mass wasting and erosion are degradational processes। ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों डिग्रेडेशनल प्रोसेस है, डिग्रेड करती हैं। ठीक है,
It is erosion that is largely responsible for continuous change that the earth's surface is undergoing. ये तीनों की तीनों प्रोसेसेस, विदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन जो है डिग्रेडेशनल प्रोसेस है, लेकिन जो इरोजन है वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो अर्थ सरफेस में कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं उसके लिए. डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में होती है, किसकी वजह से? उसकी वेलोसिटी की वजह से, या आप हिंदी में कहें तो वेग की वजह से. अगर किसी बॉडी के पास मास तो है ही, सबके पास मास होगा, अगर उसके पास कोई वेलोसिटी है या कोई वेग है तो जो उसमें एनर्जी होगी उसको बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी. तो बेसिकली ये जो आपके डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस है जैसे कि इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन है, ये कंट्रोल किए जाएंगे किसके द्वारा? काइनेटिक एनर्जी के द्वारा. द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ्स मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो देखिए ये 5 तरीके के सोर्स यहाँ पर मेन लिखे गए हैं, या कह सकते हैं एजेंट्स लिखे गए हैं जिनके थ्रू आपका इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जैसे कि विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स और ग्राउंड वाटर. इनमें से जो पहले 3 एजेंट हैं यानी कि विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर्स, ये क्या है? दे आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस. मैंने कल आपको बताया था कि क्लाइमेट एक बहुत मेजर फैक्टर है किसके लिए? विदरिंग के लिए भी. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट एक बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर बन रहा है किसके लिए? इरोजन के लिए भी, क्योंकि जो उसके 3 एजेंट्स है, विंड है, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर्स है, ये तीनों के तीनों किस पर इफेक्ट कर रहे हैं? फिर से मतलब किससे इफेक्टेड हो रहे हैं? ये क्लाइमेटिक कंडीशन से. दे रिप्रेजेंट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ये मैटर के 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि गैशियस, जो विंड है वो गैशियस स्टेट में होती है, रनिंग वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और ग्लेशियर जो है वो सॉलिड है. ठीक है, और बाकी जो ये अदर 2 एजेंट्स है इरोजन के, जैसे कि वेव्स है और ग्राउंड वाटर है, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट. ये क्लाइमेट से कंट्रोल नहीं होते. वेव्स कहां पर होती है? इन केस ऑफ वेव्स इट इज द लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर. क्योंकि वेव्स कहां पर होती है? आपको पता है कि जो कोस्टल रीजन होते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, तट के इलाके जहां पर समुद्र है और आपका जमीन है, तो वहां पर आपकी वेव्स बनेंगी. तो दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स. ओके, वेयर एज the work of groundwater is determined more by the lithological character of the region. groundwater आपका वो होता है जो पानी मिट्टी के अंदर होता है, जो सरफेस के नीचे होता है. तो ये बेसिकली आपका लिथोस्फेयर का पार्ट है, और आपका जो वेव्स है वो इंटरफेस पे होगा किसके? लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के. इफ द रॉक्स आर परमिएबल एंड सॉल्यूबल एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कास्ट टोपोग्राफी डेवलप्स. देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, दो हम इसको अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये टर्म आया है तो हमें समझना जरूरी है. अब लिखा गया है इफ द रॉक्स आर परमिएबल. परमिएबल का मतलब होता है कि अगर कोई रॉक्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आपका पानी पास कर सकता है. अगर रॉक्स आपके परमिएबल है या फिर सॉल्यूबल है और पानी अगर अवेलेबल है, तो ही आपकी जाके कास्ट टोपोग्राफी जो है वो डेवलप होगी. कास्ट टोपोग्राफी का मतलब होता है टोपोग्राफी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम. इसका मतलब है कि ऐसी टोपोग्राफी बनी है, अगर किसकी वजह से बनी है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूबल रॉक्स. कुछ ऐसे रॉक्स जो सॉल्यूबल हैं, जो घुल सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से? लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम. अगर इस तरीके के रॉक्स से कोई टोपोग्राफी बनती है तो उसको बोला जाएगा कास्ट टोपोग्राफी. मैं इसको लिख देता हूं यहां पर. सॉल्यूबल रॉक्स से अगर कोई बन रही है, सॉल्यूबल रॉक्स एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम. तो अगर इन तरीके के सॉल्यूबल रॉक से अगर कोई टोपोग्राफी बन रही है तो उसको बोला जाएगा कास्ट टोपोग्राफी. और टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, स्पेशली द पोजीशन ऑफ इट्स रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा. उसको बोला जाता है टोपोग्राफी. ठीक है, आप यहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी को इतना समझ के रखिए. यहाँ पर इसमें देखिए आगे लिखा हुआ भी है कि इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल बी डीलिंग विद द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन. तो वहां पर हम ये सारे के सारे जो इरोजन के एजेंट्स हैं और ये कास्ट टोपोग्राफी वगैरह है वो डिटेल में समझेंगे अगले चैप्टर में. फिलहाल आप यहाँ पर ये समझ के चलिए कि कास्ट टोपोग्राफी का मतलब है ऐसी टोपोग्राफी विच इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूबल रॉक्स लाइक योर लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम. ठीक है, आगे देखते हैं. डिपोजिशन इज अ कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन. डिपोजिशन का मतलब होता है, जैसे देखिए इरोजन में क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है.
अब वो ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर जाके जो आपके मटेरियल, अर्थ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया गया है कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट्स द्वारा, जैसे कि विंड है, वाटर है, ग्लेशियर्स है, तो ये कहीं ना कहीं पर जाके रुकेंगे, कहीं ना कहीं पर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वहां पर ये रुकेंगे, और जहां पर ये रुकेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी and hence energy on gentler slopes and the material carried by them start to settle themselves। यानी कि अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए इस तरीके का आपका कोई स्लोप है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से अगर चलना शुरू हुआ, यहाँ पर आपका स्लोप क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, लेकिन आप धीमे धीमे जब यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से आगे पहुंचेंगे, तो वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या हो गया है, जेंटल स्लोप हो गया है। और जब ये कम होनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, चीजों का सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, ये इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जब आपका इरोजन होने के बाद जब चीजों की जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स है उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, या वहां पर वो चीजें क्या होंगी, अपने आप इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, डिपोजिशन इज नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी एजेंट। डिपोजिशन किसी एजेंट का कोई वर्क नहीं है, क्योंकि वही जो एजेंट्स आपके जो इरोजन कर रहे हैं उन्हीं की जब वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या हो रहा है, अपने आप में डिपोजिशन। The coarser materials get deposited first and finer ones later। coarser मतलब जो materials बड़े होंगे, coarse होंगे, वो पहले आपके डिपॉजिट होंगे, और जो फाइनर materials हैं वो बाद में डिपॉजिट होंगे। ओके, by deposition depressions gets filled up। अब depressions का मतलब सीधी सी बात है, देखिए ये तो अपने आप में समझने वाली एक बात है कि मान लीजिए इस तरीके का यहाँ पर कोई टोपोग्राफी है, यहाँ पर कोई इस तरीके का गड्ढा है। अब यहाँ से अगर चीजें आ रही हैं, कुछ आपकी मिट्टी वगैरह यहाँ से निकल के आ रही है ऊपर से, तो ये यहाँ जाके ये इस गड्ढे को भरेगी पहले, और उसके बाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, तो इसीलिए जो डिप्रेशन है ये क्या हो गया, ये फिल्ड अप हो गया। ओके, तो डिपोजिशन से क्या हुआ, डिप्रेशन गेट्स फिल्ड अप। द सेम इरोजनल एजेंट्स विद योर रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर एक्ट्स एज एग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स ऑल्सो। तो जो आपके एजेंट्स, जो डिग्रेडेशनल एजेंट्स थे, जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक योर रनिंग वाटर और वो सब जो इरोजन कर रहे थे, वही आपके क्या बन जाते हैं, एग्रेडेशनल या फिर डिपोजिशनल एजेंट। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में इतना पढ़ चुके हैं। विदरिंग हमने पढ़ ली, हम ये समझ लिए कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं। विदरिंग हमने पूरी पढ़ ली है, मास मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, इरोजन, डिपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, हम इनके फैक्टर्स देख चुके हैं, हम इनके बीच का डिफरेंस देख चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची है, जो है आपकी सॉइल फॉर्मेशन। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं जो आप लोगों को काफ़ी वाकई में मदद करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो। और थोड़ा सा मैं कहूँगा जो अगर पहली बार पढ़ रहा है, जो एक बिगनर है, एक फ्रेशर है, उसके लिए थोड़ा सा टफ है समझना, और खासकर उसके लिए जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से या जिसका ज्योग्राफी से काफ़ी समय से जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। तो इसलिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे के सारे वीडियोज़ हैं, आपको सिर्फ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोज़ को टाइम टू टाइम देखना है जब भी ये पब्लिश होते हैं। और अगर आपको हमारे कंटेंट्स से लेकर कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमसे हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, हमारे ट्विटर पेज के थ्रू, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ये सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो अपने इन वीडियोस को आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करते रहिए, सो दैट सब बेनिफिट इससे करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 4, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे सॉइल फॉर्मेशन से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।